हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। जीत के लिए एक जुनून चाहिए, जीत के लिए एक जुनून चाहिए जिसमें वो उबाल ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों पर जीत की गूंज चाहिए, इरादों पर जीत की गूंज चाहिए। चलिए इसी के साथ बच्चों बता दें, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 भी है चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनुभवन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने देखा था, तो इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करी थी, आप लोगों से उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे। कैसे मुझे तीसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके पहले मैंने एक 10 मिनट का वीडियो दिया था, वो वीडियो देख लीजिए। पाठ्यक्रम तैयार करिए, एक सिस्टम से जुड़िए, एक क्रम से जुड़िए, तभी आप लोग अच्छा तैयार कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दिया कि 0 लेवल से लेके और मतलब हाई जो लेवल है, जैसे जेई है, एडवांस है, नीट है, यहाँ तक के क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, उन्हें समझिए। 0 लेवल से हाई लेवल के एक क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबा खींच जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए ठीक है। इसके पहले तक हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि यदि कोई धातु है, धातु के केंद्र पर यानी कि धातु का कोई परमाणु ले लें, परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होगा, और जैसे मान लीजिए हम कॉपर ही ले रहे हैं, 29 नंबर में है, तो जो इसमें पॉजिटिव होंगे यानी बीच में नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी 29 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 29 होंगे। अतः परमाणु का जो नेट आवेश होता है सदा शून्य होता है। प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं, कट के 0 हो जाता है, यानी यहाँ 29 प्लस के होते हैं। इनके विभिन्न कक्षाओं पर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो बाह्यतम कक्षा पर इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ऐसे करके विभिन्न कक्षाएं होती हैं। अगर हम लोग बाहर से कोई ऊर्जा इसको दे दें, ऊर्जा अगर प्रोवाइड करा दें, किसको, परमाणु को, ये परमाणु है, तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाता है, यानी ये निकल जाता है, इसको छोड़ के यहाँ से चला जाता है। इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको छोड़ के चला जाएगा, तो इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम हो जाएंगे। अभी 29 थे, नेट चार्ज 0 था, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और तो यहाँ पर प्लस तो वही रहेगा। तो परिणामी रूप से इसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसको हम धन आयन कहते हैं, यानी जो शेष बचा परमाणु होता है उसे हम धन आयन कहते हैं। अगर ये संरचना को हम पदार्थ पर चेक करें, मान लीजिए एक तार ले लिया है मैंने, मान लीजिए हमने एक तार ले लिया है, धात्विक तार है, और अगर देखा जाए तो ये जो आपके शेष बचा परमाणु है, ये ऐसे करके मैं धन आयन के रूप में ऐसे दिखा रहा हूँ, गोले में बंद कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके बंधे होते हैं, ये ऐसे करके होते हैं। और इनके बीच बीच जो गैप मैं दिखा रहा हूँ, इनके बीच बीच जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ये घूमता रहता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 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 जो बीच में गैप है ये घूमते रहते हैं ऐसे करके। और अगर हम लोग चर्चा करें जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो लगभग धातु में, अधिकांश धातु में 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है, यानी बहुत ज़्यादा है बेटा। यानी एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो लगभग 10 की घात है। ये जो संख्या है ये 10 की घात 29 होती है, यानी 10 के आगे 29 जीरो बहुत ज़्यादा है होती है। अब क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चूँकि ऊर्जा अलग से पाए हुए हैं, अब ये निगेटिव होते ज़रूर हैं, ये ज़रूर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनसे जुड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत कम एनर्जी देने को तैयार है, और ये जो बाहर से हमने ऊर्जा दे दी बहुत ज़्यादा एनर्जी पाए हुए टहल रहे हैं। तो अब एनर्जी पा के एकदम बाबू बने यहाँ टहलते रहते हैं, एनर्जी पाए, इनकी मानते ही नहीं। तो इससे क्या है, टकरा जाते हैं, जैसे यहाँ जा रहे हैं, इससे टक्कर हो गई, इससे टक्कर हो गई, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, ऐसे टकरा के घूमते रहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जब ये चलते हैं यहाँ से यहाँ गए, तो इनका जो ऊष्मीय वेग, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वेग, क्योंकि जब हमने ऊर्जा दी थी तो उस ऊष्मीय वेग से ये टहलने लगते हैं। ये लगभग, ये सब वैल्यू लगभग है, अधिकांशतः धातुओं में पाई जाती हैं। 10⁻5 मीटर पर सेकेंड के वेग से घूमते हैं। ये सभी बाबू यहाँ घूम रहे हैं, और ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। नेता बने घूमेंगे, ऊर्जा पाए बाहर से तो ऐसे घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव टकरा रहा है, टक्कर मार रहा है, लेकिन चिपक नहीं रहा, तो इतनी ऊर्जा पाए। यहाँ जैसे ऊर्जा ना होती जाके चिपक गया होता है, तो ऊर्जा पाकर हीरो सब कोई बन जाता है। इधर देख लो, ये भी हीरो बनना है, यहाँ घूम रहे हैं।
अब ये ऊष्मी वेग कहलाता है। अब देखिए ठीक है, ऊष्मी वेग लगभग इतना होता है। जब ये जाके इससे टकराया, फिर जाके इससे टकराया, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, थोड़ी मैं यहाँ जूम करे ले रहा हूँ जिससे आपको दिखने लगे हैं। अब ऐसा मानना है कि एक धनायन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जाके इससे टकराए, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर यहाँ। ऐसा मानना है ये बाबू था टहलना, ऐसे 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 जा टकराया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे टकराया, तो एक बार यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अधिकांशतः धातुओं के लिए इसका मान लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, -9 मीटर होता है। और जाके जब इससे टकराया, इसके टकराया, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा जाने में जो लगा समय होता है उसे श्रांति काल कहते हैं। अधिकांशतः धातुओं में इसका मान लगभग 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ऐसे करके कुछ एंट्री होती हैं जो अधिकांशतः धातुओं पर चेक करी गई, वो भी लगभग पे मान है। लेकिन आप देखिए तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर जाके फिर यहीं आ गया। ऐसे ऐसे टकरा रहा है, टक्कर के बाद अपनी वेग की डायरेक्शन बदल रहा है और परिणामी रूप से घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो इनका जो औसत वेग होता है, औसत वेग यानी कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय, वो शून्य होता है, क्योंकि घूम फिर के वहीं आ गया तो कुल विस्थापन हो जाता है शून्य। ये इनकी नॉर्मल एंट्री होती है। ये इनकी नॉर्मल कहानी थी। किसी धातु के अंदर धन आयन और फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच की नॉर्मल एंट्री थी, और जिनके बारे में हम कल यानी वीडियो नंबर 2 पर चर्चा करे थे, वही निष्कर्ष है। चलिए ठीक, अब आगे हमें आज पढ़ना क्या है, आगे हम लोग करें क्या कि जो ये धातु का एक तार है, इस तार के सिरों के बीच यदि एक बैटरी को जोड़ दें, जैसे मान लीजिए यूँ करके हमने एक बैटरी जोड़ दी, तो ये प्लस का सिरा बन जाएगा और ये माइनस का सिरा बन जाएगा, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा ये। और जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है और इधर ये निगेटिव सिरा है, ये निगेटिव मतलब प्रतिकर्षण कहेंगे, ये पॉजिटिव आकर्षण कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के, ये दिशा दिखा है उसके विपरीत एक बल फील करने लगते हैं, बल लगता है इन पर। तो इस कारण क्या हुआ करते हैं कि अब जो ये ऐसे ऐसे करके घूमाता है यूँ 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 करके, अब इनकी देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। यहाँ से चालू किया था, यहीं लौट के आ गया, अब ऐसे गया, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा। अब जो लौट के वहीं पर आ गया था वहाँ पर नहीं है। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र यूँ लगा है, वैद्युत क्षेत्र यूँ लगा है, उसके विपरीत दिशा में थोड़ा विस्थापित हो जाता है। तो ये हो गया विस्थापन, इसका ये विस्थापन हो गया बेटा। अब अगर यहाँ पर देखे थे तो यहाँ पर जो विस्थापन था वो शून्य था, इसलिए औसत वेग शून्य है। यहाँ जो विस्थापन है वो डज नॉट इक्वल 0, मतलब शून्य नहीं है। अगर शून्य नहीं तो औसत वेग भी शून्य नहीं होगा। तो ये जो औसत वेग हम लोग निकाल लें, ये जो औसत वेग है इसको हम कैलकुलेट कर लें, तो ये जो औसत वेग होता है, इसी औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। जो अभी तक 0 था अब 0 नहीं होगा क्योंकि विस्थापन शून्य नहीं है। इसको अब समझ में आई बात कि अनुगमन वेग है क्या। फील आई बच्चों? चलिए ठीक, फील आई। अब देखिए ये, अब देखिए इसमें ये जो अनुगमन वेग कैलकुलेट कैसे करें, तो अब ये तो बड़ा जाम है, कहाँ कहाँ टकराया, कैसे क्या किया ये अनुगमन वेग। तो हम लोगों ने करा क्या कि ऐसे करके माना कि मान लीजिए ये पूरे का पूरा एक चालक तार है, यही वाला है, इधर बना लिए। ये जो आपके प्लस प्लस धन आयन थे फिक्स, यानी अपनी जगह पर जो फिक्स रहते हैं उनको मैंने हटा लिया। ये इलेक्ट्रॉन मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करना चालू कर देते हैं। ऐसा मान लिया गया विज्ञान में कि जो ये वेग है इसको एक नियत वेग होता है, मतलब ये जो नियत वेग प्राप्त होता है, इसी नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। लेकिन जब ये इधर चलते हैं बेटा, चलते तो इनसे टकराते तो इनकी स्पीड बढ़ नहीं पाती। टकराएंगे फिर बढ़ेंगे, फिर जहाँ से यहाँ तक आए फिर टकराए, स्पीड बढ़ाए, फिर टकरा गए, फिर टकराए। तो इनका जो
स्पीड है उस स्पीड में वृद्धि नहीं होती, एक नियत वेग ही मिलता है, मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि जब किसी धात्विक चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो बैटरी का विभवांतर होता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, जो बैटरी का विभवांतर होता है, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति नहीं दे पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म औसत वेग ही दे पाता है। नियत सूक्ष्म वेग, इसी वेग को हम औसत वेग कह रहे हैं, यही वेग ही दे पाता है। इसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। आई होगी बात समझ में? तो चलिए ठीक है बच्चों, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया जो अभी तक समझाया कि जब किसी धात्विक तार को, ये तार है, के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो बैटरी का विभवांतर होता है, यानी इसका जो विभवांतर है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, जहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इनको त्वरण गति नहीं दे पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म औसत वेग ही दे पाता है। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वी को बेस पे कर दिया, इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। इसे अपवाय वेग भी कहते हैं। तो बच्चों बात समझ में आई होगी। यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगते, तो औसत जो इनका नेट विस्थापन होता है शून्य नहीं होता। तो अब नेट विस्थापन नहीं शून्य होगा तो औसत वेग भी शून्य नहीं होगा। इसी औसत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। अधिकांशतः धातुओं के लिए इसका मान वीडी का मान लगभग 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आप सोचो कि ये जो वैल्यू है, यानी यहाँ जो गति कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेग है ना वो 10⁵ मीटर पर सेकंड है। यूँ गया, यूँ 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 यूँ, लेकिन जैसे यहाँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया। अब यहाँ थोड़ी ये जो ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो यहाँ जो स्पीड है ये 10⁵ मीटर पर सेकंड है इनसे टकराने के बीच। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा आगे निकल गया, ये थोड़ा विस्थापन हो गया, ये डिस्टेंस उत्पन्न हो गया। तो ये जो है ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और समय जो है ये थोड़ा विस्थापन है, इनके समय ज़्यादा लग रहा है, तो जो वेग होता है ये बहुत कम होता है। अब आप सोचते होंगे क्योंकि इसी के कारण करंट करंट ये उत्पन्न कर रहा है, ये करंट नहीं उत्पन्न करते जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, यहीं के यहीं घूमते रहते हैं। इनके द्वारा जो करंट है वो I = 0, लेकिन ये जो आगे निकल गया इसके द्वारा करंट 0 नहीं होता, यही करंट उत्पन्न ना करता, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट उत्पन्न करेगा। अब क्या होता है बेटा कि इतना कम है, यानी 1 सेकेंड में अगर बात करी जाए तो 1 मीटर का 1000वां भाग जाएगा। 1000वां भाग मतलब 1 मिलीमीटर जाएगा। यानी अगर हम लोग समझें, मान लीजिए कि हम ये पंखा लगा है, वो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड है, ये पंखा है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर की दूरी है, तो 10 मीटर जाने में इसे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर जा रहा है। और 10 मीटर का मतलब 1000, 10 मीटर में मतलब 1000 सेंटीमीटर हुए, एक जीरो और कर दिए तो इतने मिलीमीटर हुआ, तो कम से कम इतना सेकेंड लगेगा। 2-3 घंटे मुझे लगता है लग जाएंगे। अब भाग कर लीजिएगा, 3600 का भाग करिए, मुझे लगता है घंटों में बारिश चल जाए। अब यहाँ से पंखे तक जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा, यानी 1 घंटे बाद पंखे को चलना चाहिए। लेकिन आप जैसे स्विच ऑन करते हो पंखा चल गए। तो यार ये थोड़ी से आपको लग रहा होगा कि सर कैसे बता रहे हैं, या तो ये गलत है या तो सर ये कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। तो भैया इसमें आप थोड़ी सी एक चीज़ और समझिए। तो ये जो आपका कन्फ्यूजन था जो मैंने उत्पन्न किया है ये दूर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऐसे फुटबॉल की तरह यहाँ मान लो, यहाँ मान लीजिए ये क्या है, ये तार लगा हुआ, ये तार से मान लीजिए यहाँ आपका पंखा है जिसको आप चला रहे हो, और हमने क्या करा यहाँ एक बैटरी लगा दी। यूँ 2 तारें होती हैं, बात पता है ना, ये भी तार है, ये तो पूरी तार है। ये ऐसे करके दिखाया, इसको जूम इसलिए कर लिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दिखा सके। तो पूरी तारें पूरी ऐसे करके जूम आया, ऐसे ये आया, ये आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये। अब आप समझो कि अगर अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकंड से चले तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से चला होगा, थोड़ी खिसकी, यानी 1 सेकंड में मान लीजिए 1 मिलीमीटर खिसका, तो ये भी तो 1 मिलीमीटर खिसका होगा। तो जैसे हमने बैटरी से जोड़ा वैसे ये खिसका, वैसे खिसका, तो वो भी खिसका, तो वो करंट तो पहले पहुंच गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी वहाँ गया है कि 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा। आई बात समझ में? जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है। इलेक्ट्रॉन तो चालक में होते हैं यार, बैटरी के अंदर थोड़ी कि बैटरी के अंदर 2 किलो इलेक्ट्रॉन बस खोल के डालो और बैटरी जब जोड़ेंगे तो पंखा को इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाते हैं, एनर्जी डाली जाती है। अब एनर्जी पाया, गति करा, तो जैसे गति करा वैसे वो भी गति करा, वैसे मतलब सभी जगह करंट फ्लो कर, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही करंट कहते हैं, मतलब करंट चालू, आवेश का प्रवाह चालू, पंखा घूमना चालू। अब ये पंखा करता क्या, इस एनर्जी को खाता है तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे से घसीट के आ जाते हैं, इनकी एनर्जी 0। अब जैसे ये बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, इसके कारण फिर यहाँ आए, फिर ये एनर्जी इनको पकड़ाई तो फिर ये तन गए, फिर वहाँ गए, फिर आए यही चलता रहता है, बस ये काम है। धीरे धीरे इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो बैटरी ख़त्म हो जाती है, बैटरी ख़त्म हो गई तो कहते हैं फिर चार्ज करो, ये काम चलता रहता है। तो चलिए ठीक है, इसलिए पंखा तुरंत चल जाता है, उसके लिए ये कैलकुलेशन नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो अभी तक मैंने समझाया, और जो धारा है, इनके बीच संबंध क्या है। यानी हेडिंग डाल लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको देखा जाए ना देखा जाए, बोल तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। चलिए ठीक है, व्यवहार तो अच्छा ही रखना है बेटा। ये मान लीजिए कि हम धातु एक तार ले लिए, इन तारों को उठा के बैटरी के सिरों से जोड़ा, बैटरी का जिससे विभवांतर प्रेरित हो गया इधर से इधर, ये वैद्युत क्षेत्र लगने लगा, ये प्लस का सिरा हो गया और ये माइनस सिरा हो गया। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुगमन वेग से यूं इधर गति करना चालू करती है। अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग का मतलब वीडी वेग से गति करना चालू, वीडी वेग से गति करना चालू, तो ये क्या कर रहे हैं, वीडी वेग से गति करेंगे तो एक करंट का प्रवाह करने लगे हैं। ठीक है, करने दो। इसकी लंबाई हमने यल मान के रखी है, इसका जो क्षेत्रफल है उसको हमने कैपिटल ए मान के रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान के रखा है। आप देखिए थोड़ी, यदि मैं मान लूँ यहाँ से भी और कुछ भी मानेंगे, जैसे एक तार है जिसकी लंबाई यल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसके सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए, यदि एकांक आयतन में यहाँ जो आपका आयतन है ना, वो लंबाई गुणे क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अलग दिया, लंबाई अलग दे दी गई, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई आयतन का काम कर रहा है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम लोग मान लें स्मॉल n, तो बताइए तार पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बस मुझे ये बता दो। एकांक आयतन में ये है, तो आयतन का गुणा कर दो तो पूरे के निकल आए, आयतन का A × L × N आ जाए। एकांक आयतन में ये है और आयतन का गुणा कर दो पूरे का निकल आए। इसका आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये हो जाए। अब हमें धारा का सूत्र होता है, वैद्युत धारा का सूत्र हमें पता है, I बराबर सूत्र होता है Q/T, सूत्र हमें पता है Q
यन इंटू ई अपॉन टी, जहाँ टी टाइम, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम यन का मान रखें, यन का मान आया ए इंटू यल ई, जी रखें, इंटू ई अपान समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर आप कभी जीवन में पढ़े हो तो समय बराबर एक सूत्र होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी यल, और चाल है इनकी वी डी, यानी यहाँ पर हम लिख लें यल अपान वी डी, यल अपान वी डी। तो यल से यल कट जाना चाहिए, दिख नहीं रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो। तो आई बराबर सूत्र हो गया यन ई, यन का मान रख रहे हैं, यन का मान आया ए यल यन, ये यन की जगह रख के यहाँ से देख के इंटू ई अपान टी, समय बराबर दूरी, तो दूरी आया यल, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल इनकी है वी डी, अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, तो यल से यल कट गया, और आई बराबर आ गया यन ई ए वी डी। और ये विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ये आई मतलब विद्युत धारा, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग में संबंध है। यल से यल कटा है, ये ऊपर पहुँच गया। बहुत सिंपल सी बात। मुक्त इलेक्ट्रॉनों, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हुई है ना, तो पूरे हो तो तार पर कुल इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन आयतन का गुणा करिए। अब वैद्युत धारा के लिए सूत्र आई बराबर क्यू अपान टी हम पीछे पढ़े थे, क्यू बराबर यानी इंटू टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू ई अपान टी, समय बराबर दूरी बटे चाल, लग दिए काटे खत्म। तो चलिए ठीक है, लिख लें। इसमें मैं माना वीडियो रोक के लिखे दे रहा हूँ, आप भी कंप्लीट करें। कोई मिल गया। हाँ बच्चों, हमने लिखा माना एक धात्विक तार की लंबाई L है, ये दिख रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इनके सिरों को बैटरी से जोड़ दिया गया, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, अनुगमन वेग से गति करने लगे, वी से गति करने लगे। यदि एकांक आयतन में मुक्त ये क्या था, यूँ ही कोई मिल गया था, यूँ साथ चलते चलते। चलिए ठीक है बेटा, लिखा। अब मैं बच्चों आपको आई बराबर एन ई ए वी डी जो मिला है, इससे संबंधित कुछ सवाल कराऊंगा। तो मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ और सवाल उतारे दे रहा हूँ, आप इन सवालों को हल करिए, सूत्र याद कर लीजिए आई बराबर एन ई ए वी डी। और दूसरी बात ये जरूर ध्यान कर लीजिए, यन क्या है, यन क्या है, स्मॉल यन क्या है, यहाँ पढ़ लो एक बार फिर से, क्योंकि इसी की जरूरत है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए ठीक, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ एक सवाल, इसके बाद देखते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज़ और तुम्हें बताना था बेटा, कि कुछ बच्चों के कमेंट से आते हैं कि एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन नहीं हल करवा रहे हैं। बच्चों तुम्हें बता दें कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हल कराए जाते हैं। जैसे ये तीसरा वीडियो, पहले 2 वीडियो पर एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन मिले नहीं, जैसे ये तीसरा वीडियो है, इस पर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन मिला 3.13 नंबर। मेरे कहने का मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो क्रम से नहीं कराए जाते, वो क्वेश्चन वाइज कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा वीडियो दिया, उसमें मैं आप लोगों से धारा घनत्व और धारा घनत्व और वैद्युत धारा में संबंध या अनुगमन वेग में संबंध ये देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे पूरा, मतलब धारा घनत्व पर हमें चर्चा करनी है। अब क्या है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में किसी नंबर पे क्वेश्चन दिया होगा वो करा दिया जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे हेडिंगें ख़त्म होती जाती हैं, क्वेश्चन खत्म होते जाते हैं। तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें गोला करते जाओ, ये पढ़े उसमें गोला कर लो, एक क्वेश्चन हो गया, फिर अगला पढ़ेंगे उसमें शायद 2-3 क्वेश्चन फंस जाए, उनको करें, धीरे 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 खत्म। हाँ चलिए ठीक, बात समझ में आई होगी। कोई कह रहा है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व यानी स्मॉल यन दिया है, एक मात्रक से समझ जाया करो, प्रति मीटर क्यूब मिल जाए, मतलब एकांक मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, माइनस लगाया यानी प्रति मीटर क्यूब। ये ऐसे आ लिखा है प्रति मीटर क्यूब, यानी 8.5 × 10⁻28 समझ गए, क्योंकि यन होता है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। कह रहा 3 मीटर लंबे, यानी यल बराबर 3 मीटर दिया है, के सिरे से एक दूसरे से तक जाने में अपवाह करने में कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने यानी अपवाह करने में कितना समय लगेगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और धारा का मान दिया 3 एम्पियर।
अब आप सोचो, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल यानी VD, इससे समय निकलता है। अभी एक सवाल में भी ये सूत्र लगाए थे समय बराबर, सॉरी जब अभिनिगमन करे थे उसमें। हाँ, तो हमें क्या करना है, VD निकाल लो, VD निकाल लो, यहाँ रख दो, यल तो हमें पता ही है, तो I बराबर सूत्र रख दो, I बराबर NEA VD, वहाँ से उतारा तो VD बराबर हो जाएगा I अपान NEA। अब I का मान कहाँ से उतारा, यहाँ से उतारा, 3 बट्टे n का मान 8.5 गुणे 10 की घाते 28, और E का मान हमें पता है मूल आवेश होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो E का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे 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 ए तो मिटा दिए, यहाँ से देख लो ये A 2 गुणे 10 की घाते -6। तो जब ये कैलकुलेशन करोगे तो लगभग इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VD का मान 1.1 गुणे 10 घाते -4, आप गुणा भाग स्वयं करिएगा, 1.1 गुणे 10 घाते -4 मीटर पर सेकेंड। ये उठा के यहाँ रख दो, तो यल हो जाएगा, यल कितना था 3 मीटर, 3 बट्टे 1.1 गुणे 10 घाते -4, तो ये आपका लगभग आ जाएगा बेटा, ये लगभग आ जाएगा भाग करने पर 2.72 गुणे 10 घाते 4, 2.72 गुणे 10 की घाते 4 मीटर प्रति सेकंड। ये दशमलव उठा के ऊपर 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 8 80, 11 7 77, ठीक तो है, 2.72 गुणे 10 घाते 4 मीटर पर सेकंड। मतलब बहुत सरल सी बात थी। समय पूछा था VD चाहिए, VD चाहिए तो हम I बराबर यानी VD लगा दें, VD बराबर I अपान NEA, I की वैल्यू दिया, N की दिया, E की दिया, A की दिया, गुणा भाग करो, VD निकले, VD यहाँ रखो, समय दूरी बट चाल में समय निकला, सिंपल सी बात। चलिए ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये UP बोर्ड का है, बोर्ड में पूछा था 18-19 में, देख लेना कहाँ पे। एक चालक में 6.4 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, प्रति मीटर क्यूब मतलब N दिया, लिखते जाए। I बराबर दे दिया आपको 6.4 एम्पीयर, N बराबर दे दिया 8 गुणे 10 की घाते 24 प्रति मीटर क्यूब। जब भी प्रति मीटर क्यूब आ जाए समझ जाओ N है, दिया है। वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, A बराबर दिया है 10 की घाते -4 मीटर क्यूब हो, तो VD पूछ रहा है। अब I बराबर सूत्र होता है NEA VD, तो VD बराबर सूत्र हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर I अपान NEA। I का मान 6.4 बटे N का मान 8 गुणे 10 की घाते 24 गुणे गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19, E का मान रख दिए गुणे A का मान दिया है 10 की घाते -4। अब गुणा भाग कर लीजिए, दशमलव से दशमलव उड़ा दो, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 1/2 गुणे 10 की घात और गिन लो, ये 19, 1 20, 3 23, 1 24, 10 की घात -1 बची नीचे प्लस की है, क्योंकि ये 23 से घात बनेगी 24 के ऊपर जाएगा तो -1। अब इसको लिखा जा सकता है 0.5, 0.5 को लिख लिया जाए केवल 5 और गुणे 10 की घाते -2 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर हाँ 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 आया बच्चों, आया बच्चों। इसी में एक अच्छा क्वेश्चन बना देगा, यू गायब करो, यू गायब करो, यू गायब करो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लो, ये गायब कर दो सेम क्वेश्चन, और यहाँ ये गायब कर दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये भी बोर्ड में पूछा था, बोर्ड में पूछा था 2014, मतलब बहुत पुराना है यार, क्या करें, है तो बता दे रहे, अच्छा लेकिन क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा था। अब पूछा था कि बता भाई, फिर से वही, लेकिन अब देखो बेटा इसने कमाल है कर दिया, कैसे। अब इसको आप यन माने नहीं कि गलत हुआ नहीं, क्योंकि यन का जो मात्रक होता है प्रति मीटर क्यूब, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है प्रति मीटर क्यूब है, एकांक आयतन में है, और ये प्रति मीटर दिया है। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई, यन इंटू ए का मात्रक निकालो,
यन का जो मात्रक होता है प्रति मीटर क्यूब और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इससे कटा होगा यन इंटू ए बराबर जो मात्रक बना होगा प्रति मीटर बना होगा कि इसका मात्रक इसका मात्रक होता है 1/मीटर क्यूब, ये लिखा है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, काट दिया तो आ गया 1/मीटर यानी प्रति मीटर। और ये दिया 8 × 10⁻24 और हमारा दिमाग काम कर गया, मतलब काम हो भी गया। यन जो है वो एकांक आयतन के फेरों संख्या है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसमें आयतन का भाग करो तो ये स्मॉल n है। अब यहाँ पर देखिए वो प्रति मीटर दे दिया है, इसका मतलब आयतन को हम लोग A × L में बदलें तो यहाँ ले जाओ, इसको A यहाँ ले आओ, तो अब इसका मात्रक आएगा प्रति मीटर, इसका मात्रक आएगा प्रति मीटर। इसका मतलब जो ये संख्या दिया है वो एकांक लंबाई की आ दी है। ये एकांक लंबाई, जैसे देखिए आप ऐसे सोचो, एकांक आयतन में मात्रक क्या हो गया प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर स्क्वायर कह दे तो यानी एकांक क्षेत्रफल क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन दे दिया है। यदि ए प्रति मीटर दे दे तो एकांक लंबाई कह दिया है। इसका मतलब एकांक लंबाई के दिया है तो बटेल हुआ, मतलब एरिया जो इधर से उधर गायब हो गया, तो एरिया यहाँ पहुँच गया, तो यन इंटू ये आ गया। हुआ है कुछ नहीं है। अब मैं इधर बता दूँ तुम्हें और ढंग से। मान लो ये दिया होगा तो प्रति मीटर क्यूब दिया होगा, डाइट उतार लेना। आपको दे दे यानी प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मात्रक लिख दे मीटर स्क्वायर, तो समझ जाने यन इंटू यल की वैल्यू आ दिया है और एरिया का भाग करा है। और मान लीजिए प्रति मीटर दे दे, जैसे यहाँ दिया है तो समझ जाएगा ए यन इंटू ए की वैल्यू आ दिया और लंबाई का भाग कर दिया। होगा समझ में आया बच्चों ये। और ये वैल्यू प्रति एकांक आयतन, ये ऐसे करके होता है। चलिए ठीक, हम समझ गए इंटू ये। अब अगर ये तो ये इतना है और क्या दे दिया है, धारा आई बराबर आपको दिया ही था 6.4 है एम्पियर, और अनगोवन एक पूछा तो आई वी बराबर सूत्र हो जाएगा I/N/E/A। तो यन ए को एक जगह रख लो तो आई बराबर यन ए और ई, और ए आई का मान 6.4, यन और ए का मान सीधा लिख लो 8 × 10⁻24 × ई 1.6 × 10⁻−19। अब काट दो तो 16 चौको 64, 4 दूना 8, 1/2 ही आया, लेकिन अब घात कुछ कम ज़्यादा हो जाएगी। 24 थी ये 19 था, 19 से 20, 4 24, 5 की घात आ जाएगी, 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 10⁻−5 हो जाएगा। कुल मिला के हम इसको लिखें तो 0.5 यानी 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये उत्तर आ जाएगा। आया। चलिए ठीक है। हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक जैसे थे, दोनों बोर्ड के क्वेश्चन थे, अलग अलग पूछा था। चलिए ठीक है, चौथा और पाँचवा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये था कि एक कार्बन की घनाभाकार तार है। हाँ बच्चों, लिखा 4 × 10⁻4 मीटर चौड़े, 25 × 10⁻5 मीटर मोटे और इतने लंबे। कुल मिला के एक ऐसे करके बना लो क्या बन रहा है मेरे आला। ये तार हमने बनाया, ये लंबाई दिया है, लंबाई दिया 6 × 10⁻2 मीटर, ये और इतनी चौड़ाई दिया, इतनी मोटाई दी, तो ये चौड़ाई दे दिया है 4 × 10⁻3 मीटर, लंबाई चौड़ाई। ये ऊंचाई दिया है 25 × 10⁻5 मीटर। ये तीनों वैल्यू आपको बच्चों दे दिया है। चलिए ठीक। एन टाइप सिलिकॉन, जो अर्धचालक होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप पी टाइप। तो एन टाइप का सिलिकॉन है, सिलिकॉन एन टाइप के नमूने की लंबाई के बीच बोल्टा लगाने का, यानी हम उठा के इसको यहाँ से जोड़ दिए ऐसे करके, ठीक है, बोल्टा लगा दिया वी बोल्ट।
उल्टा लगाने पर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। मान लिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर दिया है 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब हो तो नमूने की पूरी लंबाई तय करने में इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा। फिर से समय पूछा है तो समय जब भी ज्ञात करना हो, जब भी समय ज्ञात करना हो VD निकालो, क्योंकि ये टाइम लंबाई दे दिया और हमें चाहिए चाल चाहिए, समय और दूरी बट चाल कर दो, तो ये कुल मिला के हमें VD चाहिए। तो VD बराबर सूत्र हो जाएगा, वहाँ से पक्षांतर कर लो तो I/NEA हो जाएगा। I/NEA, I का मान देख लो बेटा, I कितना है, करंट कहाँ गया, 4.8 एम्पियर की धारा बहती है, 4.8। n का मान मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं दिए थे यार, ये 10⁻22 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10⁻−19 और एरिया आपका दिया है, एरिया यहाँ से निकालना पड़ेगा, दिया नहीं तो हमें ये एरिया चाहिए। ये तो लंबाई हो गई, ऐसे करके जा रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाता है। अभी तार अब अगर याद हो तो हम तार में ऐसे करके क्षेत्रफल लिए एरिया माने थे, तो इस बार ये एरिया लें, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई लगा तो 4 गुणे 10⁻−3 गुणे 25 गुणे 10⁻−5 केवल गुणा भाग है भाई। अब देखो दशमलव काटो, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो ये आ जाएगा 3। अब देखो घात 25 चौको 100 में मतलब 2 की घात मिली, इससे निपटाओ तो 10⁻−1 बचेगा इतने में से। 25 चौको 100 घात 2 की यानी 10 गुणे 10⁻2, 100 को हम लिखते हैं 10⁻2, तो यहाँ बन गया -3 तो -1 हो गया, -1 और ये 4 तो -5 तो माइनस हो गया 6 ये माइनस का ये भी है तो 6 और 19 6 25 हो जाएगा। ये कितना है 22, तो 22 23 24 25 तो माइनस का 3 तो -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10⁻3 मीटर पर सेकेंड इतना लगभग आया। इनका ये आया बेटा अनुगमन वेग आया। लेकिन एक चीज़ और बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ था वो कैसे अनुगमन वेग 10⁻−2 10⁻−3 में होती है और +3 यानी बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यहाँ पर रियल में जो क्वेश्चन में था तो मिली एम्पियर दिया था, तो अगर आप मिली एम्पियर करोगे तो 3 गायब हो जाएगा, और अगर आपको ऐसे ही करना है जैसा लिखा है तो ये उत्तर है। ये अभी आएगा VD, अभी टाइम निकालना है तो दूरी ही हो जाए, तो मेरे हिसाब से मिली कर लो बेटा, तो मिली 10⁻−3 यहाँ और लगेगा मिली का, तो मिली और ये कट जाए। ये मिली उली जिन्हें ना समझ में आता हो, ये वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने दिया था, तो इस तरह से आ जाएगा VD बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, T बराबर समय पूछा था, समय बराबर दूरी, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक जाना है 6 गुणे 10⁻−2 मीटर है, समय आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कुल मिला के 3 दूनी 6 2 गुणे 10⁻−2 सेकेंड आ जाएगा। तो इस पर कितना समय लगेगा 2 गुणे 10⁻−2 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, JEE में पूछा गया था, JEE 2019 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आइए, तो मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये था क्वेश्चन JEE मेंस 2019, हम इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन था, जब तांबे के एक तार जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 5 मिलीमीटर स्क्वायर है में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग V। यदि तांबे में इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी n का मान दे दिया है इतना हो, तो मिलीमीटर पर सेकेंड में वेग का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया था ये। तो देखते हैं बेटा, देखते हैं I/V पूछा है, तो VD बराबर वहाँ से निकाल लो, तो I/NEA हो जाएगा। I का मान दिया था, प्रवाहित धारा 1.5 एम्पियर है, 1.5 बट n का मान दिया है 9 गुणे 10⁻28 गुणे E 1.6 गुणे 10⁻−19 और गुणे एरिया, तो एरिया यहाँ दिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 5 गुणे 10⁻−3 का स्क्वायर, -3 मतलब मिली से बन जाएगा मीटर में, और स्क्वायर लगाया तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये उत्तर आएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन उत्तर लास्ट में हमें चाहिए मिलीमीटर प्रति सेकेंड में। चलो देखते हैं, तो
आप क्या करो, ये दशमलव से दशमलव पहले काटो, और 5 तिहाई 15, 3 3 त्रिकाई 9, कुल मिला के 3 आ गया, ऊपर बचा आपका 1, और 16 3 48 हो गया। और घात और चेक कर लो, तो घात देखिए बेटा 19 की ये है, 6 की है, तो 19, 1 20, 5 25, माइनस 25 हो गया, 25 3 28, तो 3 प्लस की 3 नीचे बचे, ऊपर जाए 10 घाते -3 हो जाए, मीटर प्रति सेकेंड। और जहाँ -3 की घात हो इसी को हम लोग मिली बोलते हैं, तो इसको हटा के मिली लिखा जा सकता है, मिलीमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब 1/48, तो 1